अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके साथ हैं जनाब। एक तो आज आपको साइफर केस से मुतालिक अपडेट करेंगे। थोड़ी मायूसी आज सबको ज़रूर हो रही है कि जी साइफर केस जो है वो 16 अप्रैल तक के लिए उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई। इमरान खान साहब की वकला, उनकी फैमिली का ख्याल ये था कि कम अज़ कम साइफर केस में यकीनी तौर पर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा और वो भी ईद से पहले। लेकिन आज ऐसा मुमकिन ना हो सका। इसकी क्या वजूहत हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं और ये भी बात करेंगे कि क्या साइफर केस का अगर फ़ैसला आज आ भी जाता तो उसके बावजूद भी इमरान खान साहब रिहा हो पाते, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। फिर इसके साथ साथ जी एक बहुत संगीन इल्ज़ाम जो बुशरा बीबी की तरफ से लगाया जा रहा था मुसलसल, कि उनको जहर दिया जा रहा है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस हवाले से आज स्पेशल चेकअप उनका करवाया गया डॉक्टर आसिम साहब से, जो कि उनके ज़ाती मौलज भी हैं और उनके साथ और भी डॉक्टर्स की टीम थी। और उसके बाद उन्होंने जो मीडिया को ब्रीफ किया है उसके हवाले से आपको तफसीली खबर देंगे कि क्या वो बताते हैं। इसके साथ साथ आज PMLN को भी झटका लगा है जनाब NA 81 से, जहाँ पर उनको जो कामयाब करार दिया गया था रिकाउंटिंग में, वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। क्या ये वाक़या, इसके ऊपर बात करते हैं। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब से अहम मुलाकात हुई है उनके लीडर्स की, सियासी लीडर्स की। आज जो लोग मिले हैं वो सब सियासतदान मिले हैं। और लास्टली आज 4 अप्रैल, ये दिन इसलिए भी अहम कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आज के रोज़ फांसी दे दी गई थी। तो इसके तारीख़ी पस मंज़र को आज के हालात के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ साइफर केस की अपडेट से। साइफर केस के हवाले से कल बड़े हौसला अफजा रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के भी, मियां गुल हसन औरंगज़ेब की भी, और बज़ाहिर लग रहा था कि आज शायद इस केस की आखिरी समाअत होगी। और ख़ुद आमिर फारूक साहब ने ये कहा था कि आपने, यानी सलमान सफदर साहब जो उनके वकील थे खान साहब के, उनसे कहा था कि आपने हाथी निकाल दिया, अब सिर्फ दुम रह गई है। तो ये काफ़ी हौसला अफजा रिमार्क्स थे जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि केस तकरीबन कंक्लूड हो चुका है। लेकिन आज के रोज़ इस उम्मीद के साथ ये लोग गए कि फ़ैसला शायद आ जाएगा, ऐसा ना हो सका। बहुत ही मुख्तसर समाअत की, आज सिर्फ 10 से 15 मिनट की समाअत हुई और इस समाअत में भी एक नया मामला खोल दिया गया कि जी जो साइफर्स हैं या इसी तरह के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे उनके मामलात से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट की एक बुक है जो पूरे SOPs को तय करती है। तो आज उसका जिक्र छिड़ गया अदालत में और ये बात हुई कि जी उसके तहत साइफर के साथ क्या होना था, कैसे उसको डील किया जाना था, क्या उस तरह से हुआ या नहीं हुआ। पता ये चला कि इस सारे केस की जो पहले हियरिंग हुई है ट्रायल कोर्ट में, उस दौरान उस बुक को ना तो किसी वकील ने देखा, ना खुद जज साहब ने देखा और ना ही इससे मुताल्लिक कोई बात हुई, और बग़ैर उस SOP को जाने ही फ़ैसला सुना दिया गया था। तो आज सलमान सफदर साहब ने इस बात पे भी ज़ाहिर है ये भी एक सुकम बताया कि इस फ़ैसले में है। और आज उन्होंने अपने जब दलाइल मुकम्मल कर लिए तो उसके बाद वो काफ़ी होपफुल थे कि आज ही के रोज़ कोई फ़ैसला सुना दिया जाएगा, और ज़्यादातर उम्मीद यही थी कि बरियत का फ़ैसला होगा खान साहब की और ये शायद ज़्यादा लंबा रखा भी नहीं जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली मुझे वैसे इतनी कोई खुशफहमी नहीं थी कि इतनी जल्दी इस मामले को कंक्लूड करेंगे ये, क्योंकि अभी तो सलमान सफदर साहब के सारे दलाइल मुकम्मल हुए हैं, तो प्रोसिक्यूटर को भी अभी इस मामले के ऊपर जो जवाब है वो देना है। और बज़ाहिर तो प्रोसिक्यूटर के पास कोई ख़ास जवाब नहीं है, लेकिन जब जज साहब खुद उन्हें मौका देना चाहते हों तो फिर ज़ाहिर है कि वक्त लग सकता है। तो इस बात के ऊपर ही फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी हम 16 अप्रैल को इस केस को कंक्लूड कर लेंगे, और उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर जो है वो भी अपनी उस वक्त बात कर लें। तो इस पर सलमान सफदर साहब ने थोड़ा रेजिस्ट भी किया और उन्होंने कहा कि जब आपने कल इतने हौसला अफजा रिमार्क्स दिए थे तो फिर कम अज़ कम कोई फ़ैसला आ जाता, कोई एक फ़रीक तो ईद से पहले ईदी ले जाता। तो इस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो ट्रायल के तकाज़े हैं, जो इंसाफ के तकाज़े हैं, वो पूरे होने चाहिए। ईद है या नहीं है, इससे इस मामले का क्या ताल्लुक़ है। तो आमिर फारूक साहब ने इस बात पे ज़ोर दिया कि मामला ईद के बाद ही चला जाए। तो आमिर फारूक साहब जो कि ऑलरेडी काफ़ी उनका जो किरदार है एज ए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सब उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के वकला का ये मानना है कि वो बहुत जानिबदारी का मुज़ाहरा करते हैं इमरान खान साहब के केसेस में, और इससे पहले भी हम कई मरतबा देख चुके हैं कि वो खान साहब के केसेस को बार बार लटकाते भी हैं, ख़ुद ही सुनते हैं।
फिर फैसले महफूज करते हैं और लंबे लंबे अरसे तक फैसले महफूज कर लेते हैं। तो ये सब होता रहा है। और जो 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी वो भी उन्हीं की कोर्ट से हुई थी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, जिसे उन्होंने कानूनी करार दिया था, जो कि फिर बाद में उमर अता बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था उनकी गिरफ्तारी को। तो ये सब कुछ आमिर फारूक साहब का एक पास्ट रिकॉर्ड है। और आज भी बहुत इस बात के ऊपर उनके वकला और फैमिली जो थी मायूस नज़र आए कि वो समझ रहे थे कि आज उन्हें कोई खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा तवील कर दिया आमिर फारूक साहब ने। उनके लिए सब्र का जो पैमाना है थोड़ा और उनको अब बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल रही साइफर केस में। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र आ रही थी आज सलमान सफदर के चेहरे पे भी, अलीमा खान साहिबा के चेहरे पर भी। अब इमरान खान साहब उधर अडयाला जेल में हैं और आज पहली दफ़ा उनके साथ मुलाकात हुई है सियासी रहनुमाओं की। थर्सडे को आमतौर पर उनके लॉयर्स मिला करते हैं, लेकिन अब जो नए SOPs बने हैं उनके तहत अब उनको इजाज़त दे दी गई है मुलाकातों की, और इस सिलसिले में उनकी एक फोकल पर्सनस की टीम भी बना दी गई है जो मुलाकातें शेड्यूल करेगी। इस टीम के हवाले से जो कंट्रोवर्सी अभी पिछले दिनों चल रही थी वो मैं ऑलरेडी अपने वीलॉग्स में आपको बता चुकी हूँ कि शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी साहब को इस टीम में से आउट किया गया और इसमें सियासी लोग जो हैं वो इंडल्ज कर दिए गए, इस पूरी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए गए। तो आज के रोज़ जो मुलाकात हुई है उनमें उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, सैफुल्ला न्याजी साहब, इंतज़ार पंजोता साहब, रऊफ़ हसन साहब और शिबली फराज साहब, ये तमाम लोग जो हैं आज मिले हैं। ओन अब्बास बप्पी साहब भी इनके साथ शामिल थे मुलाकात करने वालों में। तो अब इस हद तक तो कम से कम हमें एक चेंज नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात का सिलसिला है उसको थोड़ा सा आसान अलबत्ता कर दिया गया है। और अब सियासी लोग अगर मिलेंगे तो सियासी फ़ैसले होंगे। और बहुत हद तक जो एक कन्फ्यूजन भी थी कि जी वकला जो हैं वो पता नहीं कोई अपने अपने तौर पर अपनी पब्लिसिटी में लग गए हैं और मैसेज बदल के आ रहे हैं, ये सारे बहुत शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था। तो अब इस सिलसिले में ये है कि सियासी लोग मिलेंगे और वो ज़्यादा जो उनके सियासी मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कशन रहेगी। तो ये जी अडयाला जेल से आज अपडेट है। बातें अभी फैसले क्या हुए हैं ये चंद दिनों में नज़र आएंगे, लेकिन जो गुफ्तगू उमर अयूब साहब ने अडयाला जेल के बाहर की है वो ये कह रहे हैं कि जो जजेस का मामला है उसके ऊपर इमरान खान साहब की हिदायत है पार्टी को कि भरपूर किस्म की सपोर्ट फ्राहम की जाए अदलिया को। आज़ाद अदलिया के हमेशा से PTI हामी रही है और इस मौके के ऊपर ये और भी इम्पॉर्टेंट है। तो पूरी तरह PTI जो जजेस की सपोर्ट करती है आज़ाद अदलिया के हक़ में। तो ये जनाब उमर अयूब साहब की गुफ्तगू थी अडयाला जेल के बाहर। अब आ जाते हैं जी एक और अहम मामला, यानी बुशरा बीबी साहिबा को जो जहर देने के हवाले से बार बार ख़बर आती थी। इमरान खान साहब भी फ़िक्रमंद थे इस हवाले से और बुशरा बीबी साहिबा भी बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि जी उन्हें जहर दिया जा रहा है। तो आज डॉक्टर आसिम उनके ज़ाती मौलज हैं, उन्होंने उनका चेकअप किया, उनसे मुलाकात की बनी गाला में और उसके बाद उन्होंने मीडिया को ये बताया है कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उनको जहर देने के कोई शवाहिद नहीं मिले। उनका कहने का ये एक्सप्लेन किया उन्होंने इस बात से कि उनका मतलब ये है कि अभी इस वक्त जो उनकी कंडीशन है तो उससे उन्हें ऐसे कोई चीज़ असरात नज़र नहीं आए, कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र नहीं आए जिससे उन्हें लगे कि उन्हें कुछ जहर दिया गया, माजी में दिया गया हो या माजी में कोई फूड पॉइजनिंग हुई हो, तो उन्हें नहीं मालूम इस बात का। लेकिन अभी इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अभी उनकी तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ख़राब है या बिगड़ी हुई है। पहले से वो बेहतर महसूस कर रही हैं, लेकिन अभी उनको प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है मैदे में। और इस सिलसिले में डॉक्टर आसिम का ये कहना है कि वो रिकमेंड करते हैं कि एक मज़ीद उनका टेस्ट हो जाए और कैमरे के थ्रू टेस्ट हो जाए, जो बाकायदा कैमरा अंदर डाल के चेक किया जाता है। और उन्होंने ये बताया कि जो बज़ाहिर लग रहा है कि उनके साथ ज़ाहिर है कि कुछ उनका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो रहा है, जिसकी वजह से उनका मैदा भी डिस्टर्ब है, मुंह में छाले रहे हैं और ये कंप्लेन वो करती थी। लेकिन उनका इसके बारे में शक ये था कि शायद उन्हें कोई पॉइज़न दिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर आसिम के मुताबिक उन्होंने इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं की है। तो ये एक अहम मामला है, लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि जो PTI के कंसर्न्स थे इस हवाले से वो काफ़ी हद तक अब दूर होने चाहिए। ख़ुद उनके अपने मॉलेज का ये कहना है और बाकी जो मज़ीद अब टेस्ट वगैरह हैं उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल मेडिकेशन की उनको ज़रूरत थी, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी मेडिसिन उनकी चलती रहेंगी और उसके लिए इलाज उनका जारी रहेगा। अब आ जाते हैं जी इस मामले के ऊपर कि PMLN को क्या झटका लगा है। NA81 से नून लीग को ये झटका लगा है इस तरह से कि बिलाल एजाज साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, नामजद उम्मीदवार थे, वो यहाँ से जीत गए थे। गुजरांवाला का ये हलका था और यहाँ से उनकी जीत हुई थी। लेकिन उसके बाद रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई और यहाँ पर अज़हर क़य्यूम नाहरा जो हैं PMLN के,
उनको रिकाउंटिंग में जितवा दिया गया। और तरीका ये आजमाया गया कि जो मुस्तरद वोट थे वो उनकी तादाद बढ़ा दी गई और इस तरह ज़्यादा तादाद में जब मुस्तरद हो गए वोट तो जो उनकी लीड थी तकरीबन 10,000 से ज़ायद उनके वोट मुस्तरद कर दिए गए, यानी पहले से ज़्यादा। और उसके बाद हुआ ये कि फिर उनकी शिकस्त बन गई है। बिलाल एजाज को फिर हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया और नाहरा साहब को फातेह करार दे दिया गया था। तो इस मामले के ऊपर फिर ज़ाहिर है बड़ी ऑब्वियस किस्म की ये धांधली थी कि ऐसा कैसे हो गया कि रिकाउंटिंग में एक ही बंदे के, मतलब बाकी जो उम्मीदवार हैं और किसी के कोई वोटों में फ़र्क नहीं पड़ा और जो जीता हुआ बंदा था सिर्फ उसी के वोटों में फ़र्क पड़ा, और वो भी ये कि इकट्ठे 10,000 उसके और वोट मुस्तरद हो गए। तो ये बड़ा क्लियर केस था, इस बात का सबूत था कि किस तरह इदारा जाती सतह के ऊपर ये धांधली हुई है। तो उसके बाद इसको चैलेंज किया गया था ट्राइब्यूनल में भी, और अब कोर्ट से इसके हवाले से एक अहम डिसीजन आया है और इसका जो इन्होंने फ़िलहाल नोटिफिकेशन है उनकी जीत का PMLN के रहनुमा की, उसको मुअत्तल कर दिया है। अभी पूरी तरह केस का फैसला नहीं आया कि रिवर्स नहीं किया उन्होंने फैसले को, लेकिन ये कम अज़ कम कामयाबी ज़रूर है कि उनका जो जीत का नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये जी PMLN के लिए अगर मज़ीद ऐसी खबरें आती हैं, हालांकि ये केसेस बड़े क्लियर कट हैं। देखिए जो इन्होंने फॉर्म 47 के तहत इनको जितवाया है ना, वो बड़ा ऑब्वियस है। फॉर्म 45 सबके पास, जिनके पास मौजूद हैं, और बाकी जो उम्मीदवार हैं उन्हीं हलकों के उनके पास भी मौजूद हैं। तो अगर इस बुनियाद के ऊपर चेक किया जाता है कि कौन असल में जीता हुआ है तो ये कोई मुश्किल काम ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ट्राइब्यूनल्स की तादाद बहुत कम है, सिर्फ 2 ट्राइब्यूनल्स हैं और 400 के करीब सिर्फ पंजाब के केसेस हैं जो कि इन ट्राइब्यूनल्स में जा रहे हैं। तो कैसे ये जज साहिबान इतने केसेस सुन सकते हैं? और आपको पता है फिर जिस तरह से मामलात लटकाए जाते हैं, टैक्टिक्स तो होती हैं वकीलों के पास किस तरह डेट पे डेट लेनी है, तो फिर ये तो मामलात सॉर्ट आउट हो नहीं पाएंगे। तो ये एक असल इशू है। कल जो मैं ये बात कर रही थी कि जी नए इलेक्शन का मुतालबा कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इस पर कमेंट की कर रहे थे कि जी नए इलेक्शन नहीं, फॉर्म 45 के तहत ही इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं खुद इस बात की हामी हूँ कि पहले ही आपने इतने पैसे लगाकर, अरबों रुपए लगाकर ये इलेक्शन करवाया, अब फिर आप 100 अरब रुपए लगा के क्या दूसरा इलेक्शन कराने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? पहले ही आपके मुल्क में पैसे नहीं हैं, तो कोई भी इस चीज़ का ख्वाहा नहीं है कि दोबारा से इलेक्शन हो। सबको मालूम है कि जो इलेक्शन हुआ है, और कमिश्नर रावलपिंडी का जो स्टेटमेंट था वो बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा था इलेक्शन ठीक हुआ है, जो बाकी मसला है वो नताइज में किया गया है, तो नताइज आप फॉर्म 45 के तहत दे दें तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये मसले का हल तो सामने मौजूद है, लेकिन उसमें अब इन्होंने इतनी डंडी मार दी है कि किसी में यानी ओवरराइड करके नंबर बदल दिया है, कहीं पर वोट मुस्तरद कर दिए हैं, कहीं पर नए ठप्पे लगा दिए हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे थैले गायब हो गए हैं। तो बड़ा अजीब व गरीब इन्होंने जिसको कहते हैं ना कि सारा मैस कर दिया है। तो उसको समेटना और उसको कानूनी तौर पर कंक्लूड करना, वो भी इतना थोड़ा जिसका आप कह लें कि टाइम हो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का, उसके अंदर ये इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे हलकों के मसले हल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैंने ये बात की थी कि मुझे बज़ाहिर लगता है कि जो बाकी छोटी जमातें हैं वो भी इस तरफ शायद आगे बढ़ें कि मुल्क में आगे इलेक्शंस की तहरीकी चलाई जाए। लेकिन अगर फॉर्म 45 के तहत हो जाता है तो ये तो बेस्ट चीज़ है, इसी के मुताबिक होना चाहिए, बजाय इसके कि नए सिरे से मुल्क को एक नए इलेक्शन में डाल दिया जाए। और वो भी वही बात है कि जब तक आपकी सारी इंतज़ामिया ऊपर वही है, स्टेटस को वही है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट वही है, आपकी इलेक्शन कमीशन वही है, आपकी अदालतें वही हैं, तो फिर हम क्या उम्मीद करें कि अगर दोबारा भी इलेक्शन होगा तो क्या ये लोग दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल। अगर इन्होंने ना करनी होती तो पहले ही ना करते। तो जहाँ पर इदारा जाती सतह पर इस तरह की बदनीयती हो, और अब तो इंटरफेरेंस की खुलेआम बात हो रही है जो मुदाखलत हुई है, तो उसके बाद फिर क्या बाकी रह जाता है? तो इसलिए दोबारा इलेक्शन कोई आइडियल चीज़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपना ये आपको बता रही हूँ कि जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, लग ये रहा है कि शायद ये डिमांड करनी पड़ेगी। अब 45 के तहत इलेक्शन का रिज़ल्ट कंपाइल होना मुश्किल नज़र आता है बादियुन नज़र में। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि आज की तारीख़ की क्या अहमियत है। 4 अप्रैल है जी आज, और 4 अप्रैल की अहमियत ये है कि भुट्टो साहब को आज के रोज़ फांसी दे दी गई थी। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वालिद और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बहुत से हवालों से बहुत लोगों के बड़े हीरो हैं, बड़े लीडर हैं, और बहुत लोग उनको एडमायर करते हैं आज तक। और उनके साथ जो एक रोमांस था उसका हम आज भी जिक्र सुनते हैं, और बहुत से लोगों का ये मानना है जो पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड आज भी फ़ैन हैं, वो इस वजह से हैं कि भुट्टो की आइडियोलॉजी की वजह से।
और आज तक जो सिंध में वोट पड़ता है पीपल्स पार्टी को, जो जितना भी वोट पड़ता है उसमें ज़ाहिर है कि भुट्टो और बेनज़ीर का जो एक नाम है उसके नाम पर ही वोट पड़ता है। वरना जो मौजूदा सेटअप है जिसमें जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो हों, उनके लिए अभी वो अपील नहीं है, वो उस तरह से आवाम के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उनको वोट अभी तक मोहतरमा का पड़ जाता है और भुट्टो साहब का पड़ जाता है। बहरहाल कहने का मकसद ये कि भुट्टो साहब के साथ जो वाक़या पेश आया, असल बात क्या थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी अनबन, और उसके बाद फिर उनको जेल में डाला गया, और फिर उसके बाद एक कत्ल का मुकदमा उनके ऊपर डाला गया, और फिर अल्टीमेटली उनको फांसी दे दी गई इस कत्ल के मुकदमे में। और उस वक्त से आज तक यही हम सुना करते थे कि जी ये अदालती कत्ल था, भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का हक़ भी नहीं मिला। और बाद में उस वक्त के दौर के जो जजेस थे उन्होंने भी इस बात को ऑन एयर एडमायर किया और एडमिट किया इनफैक्ट कि जी इस मामले में ज़्यादती हुई है भुट्टो साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि ये अदालत दबाव में आ गई थी और इस वजह से ये गलत फ़ैसला दिया गया। लेकिन बहरहाल जो बंदा इस दुनिया से चला गया है, अब चाहे आपने गलत फ़ैसले के तहत उसको फांसी दी या सही फ़ैसले के तहत फांसी दी, जो चला गया है उसका लॉस तो हो चुका है, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन इस तरह के फ़ैसले और इस तरह के वाक़यात आपके लिए मशअल राह ज़रूर बन जाते हैं कि आप कम अज़ कम आपको आइंदा की एक सिमत नज़र आ जाती है कि अब आपने मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। लेकिन हमारा वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिसने इतने बड़े बड़े सानेहात देख लिए, इसके बावजूद भी हमने कभी सबक नहीं सीखा, इसके बावजूद भी हम अपनी गलतियाँ दोहराते चले जाते हैं, इसके बावजूद भी हम लोग बार बार तारीख़ के नाजुक मोड़ पर ही खड़े रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। वरना अच्छा बुरा टाइम हर कौम हर मुल्क को देखना पड़ा है, लेकिन लोग उससे सीख के आगे बढ़ते हैं और उससे उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते, उससे सीख जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की एक खींचातानी हुई, नाराज़गी हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद उनको जान से जाना पड़ा। उन्होंने भी उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो पड़े रहे जेल में, अल्टीमेटली उनको फांसी दे दी गई। उन्होंने बहादुरी से ये फ़ैसला गले लगाया। वैसे उनकी सियासत से मुझे भी बहुत सारा इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन ये बात बहरहाल एक बात है कि उन्होंने बहादुरी के साथ इस फ़ैसले को कबूल किया और गले लगाया, और इसी वजह से आज तक वो तारीख़ में अपना नाम रखते हैं, तारीख़ में ज़िंदा हैं। तो भुट्टो साहब वाला जो मामला था, क्या उसके बाद हमने सीखा? सबक नहीं सीखा। हमने बार बार यही देखा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल हमारे जो सियासी मामलात हैं उसमें मुदाखलत करती रही, बार बार सियासी हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए, जमहूरियत को बार बार पामाल किया जाता रहा। उस वक्त भी फ़ौज ने ये सबक नहीं सीखा कि हमारा ये काम नहीं है, हमने इस तरफ नहीं आना, बल्कि उसके बाद भी हमने ये देखा कि बार बार ये सिलसिला जारी रहा। और हर आने वाला जो आर्मी चीफ था उसकी पूरी कोशिश यही होती है कि वो आ जाए तो उसके बाद जाए ना। कभी एक्सटेंशंस, कभी सीधा सीधा मुंतखब हुकूमतों को घर भेज के ख़ुद काबिज़ हो जाते हैं, कभी अगर पीछे हों, सामने फेसेस हों भी मुंतखब हुकूमतों के, तो तब भी पीछे से इस कदर तंग किए रखते हैं कि जमहूरी हुकूमतों को कभी भी काम भी नहीं करने देते। तो ये एक वो बदनुमा चेहरा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, जो कि सबको मालूम है, लेकिन इसको कोई बदलना ही नहीं चाहता। और इसी का खमियाजा आज तक हमारा मुल्क भुगत रहा है, आज तक। और हमने कई अपने लीडर्स कुर्बान कर दिए हैं, सियासी लीडर्स, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी तरफ से हमें इस तरह की कुर्बानी नज़र नहीं आती कि जहाँ पर वो अपने आप को अपने दायरा कार तक महदूद कर लें। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को आप देख लें, जो उनके साथ हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आप देख लें, कई दफ़ा नवाज़ शरीफ की हुकूमतें गिराई गई, कई दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत गिराई गई, फिर हमने बेनज़ीर की शहादत का वाक़या देखा, और अब हम जो देख रहे हैं तारीख़ में वो अपने तौर पर एक अलग मिसाल बना हुआ है कि इमरान ख़ान के साथ जो कुछ हुआ वो भी सारे जो ये साबिक़ आर्मी चीफ़ थे उन्हीं का किया धरा है कि जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट गिराई गई, जिस तरह से उनको उनकी पूरी उनके ख़िलाफ़ एक पूरा उनकी साजिश रचाई गई, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली आज तक ये सिलसिला जारी है कि हम देख रहे हैं कि उनकी पार्टी के लिए उस तरह से कबूलियत नहीं मिल रही, उस तरह से आज भी उनके वर्कर्स हों, उनके लीडर्स हों, वो आज भी पाबंद सलासल हैं और तकलीफ़ें झेल रहे हैं। और ख़ुद इमरान ख़ान जो मकबूल तरीन रहनुमा, आप किसी से भी इस वक्त पूछ लें, अपोजिशन से भी पूछ लें, उन्हें भी पता है कि मकबूल तरीन रहनुमा कौन है, इमरान ख़ान। तो फिर वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? क्या उसको जेल में होना चाहिए या उसको वज़ीर आज़म होना चाहिए? लेकिन ये है हमारे मुल्क का अलमिया। सारी पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे मीडिया को पता है
पूरी अदालतों को पता है, इस्टेब्लिशमेंट को पता है, सबको पता है कि मकबूल तरीन इस वक्त लीडर इमरान खान है और वो जेल में पड़ा है। और उसके बाद इसी तरह सबको ये भी मालूम है कि जितने उनके ऊपर केसेस हैं वो बोगस हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं है और उनके साथ फेयर ट्रायल नहीं मिला जैसे भुट्टो को नहीं मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी वो पाबंदे सलासल है, इसके बावजूद भी उन्हें इंसाफ मुहैया नहीं किया जा रहा। तो हमने फिर क्या सीखा? हम तो फिर वहीं पे खड़े हैं जहाँ से हमारी जो तारीख के बदनुमा दाग हैं वो हम धोने के लिए तैयार ही नहीं हैं, बल्कि हम तो उनको और गहरा कर रहे हैं और उसके ऊपर स्याही डाल रहे हैं। तो एवं नहीं हमारा मुल्क यहाँ पर पहुँचा हुआ। हमारे जो 7 लोग आज़ाद हुए थे वो कहाँ हैं आज? उनकी इकॉनमी कहाँ है आज? उनके सिस्टम कहाँ हैं आज? और हम कहाँ पर खड़े हैं? हमारे बाद आज़ाद होने वाले कहाँ हैं और हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो हमें लोग मैसर हुए वो लोग थे जो इक़्तिदार की हवस में अंधे लोग थे, मफाद परस्त थे, जिनका सिवाय अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के और कोई एम ही नहीं था। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान इस हाल में है और उन लोगों का कोई नाम निशान नहीं। किधर हैं ये सारे जिनके मैंने पहले नाम लिए हैं, आर्मी डिक्टेटर्स? आज हैं कहीं पाकिस्तान में? ना ये रहते हैं, ना इनका उस तरह से, ना इनके आने से पहले कोई इनका नाम पता होता है, ना इनके जाने के बाद होता है। लेकिन जितनी देर होते हैं ये पाकिस्तान की जमहूरियत की तबाही का बाइस बनते हैं। तो बहरहाल अल्लाह करे कि हिदायत आ जाए। उम्मीद तो ज़रा कम नज़र आ रही है, लेकिन ये अल्टीमेटली सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत के लिए ही सिलसिला हमने उम्मीद रखनी है या इसके लिए ख़ुद अवाम को अब मज़ीद कोई जद्दोजहद की ज़रूरत है? एक तो उन्होंने की है जद्दोजहद, फर्दर इसके ऊपर क्या और जो इदारे हैं वो भी खड़े होकर इसके ऊपर देखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ उनका भी नहीं है, अदलिया ने भी कंधा फराहम किया है, सियासी जमातों ने भी कंधा फराहम किया है, ये सब भी होता रहा है। ये नहीं मैं कह रही कि सिर्फ उन्हीं का है। तो अब इन सब ने भी अपनी अपनी लाइंस ड्रॉ करनी है कि ये कहाँ पर खड़े हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।